नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ। चलिए मैं आपको ले चलती हूँ मेरे ख्वाबों के शहर में, जहाँ थोड़ी हकीकत है, थोड़े फसाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नई कहानी। मैं 3 दिन के लिए ऑफिस के काम से दिल्ली आया हुआ था। लोगों से सुना था कि दिल्ली का चांदनी चौक बहुत फेमस है, क्यों ना यहीं चला जाए। और मैं ऑटो रिक्शा लेकर चांदनी चौक पहुँच गया। मैं यूं ही घूमता रहा। काफ़ी देर बाद जब मैं ऊब गया तो सोचा अब यहाँ से चलना चाहिए। अचानक मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी, कुछ खरीद रही थी। मैं थोड़ा उसके और करीब गया। अब हमारे बीच 2 दुकानों का फासला था। मैंने उसे ध्यान से देखा। उसकी शक्ल वैशाली से मिल रही थी, और इतनी ज़्यादा मिल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे ये वैशाली का जवान रूप हो। मैं कुछ सोचने लगा। इतने में मैंने फिर देखा तो वो लड़की वहाँ दिखाई नहीं थी। मैं बेचैनी में उसको ढूंढने लगा। थोड़ी देर बाद वो लड़की फिर दिख गई। अब मुझसे रहा नहीं गया और मैं उसके करीब चला गया। मैंने हिम्मत करके पूछा, सुनिए, आपका नाम क्या है? जी, वो अचकचाकर बोली। असल में मेरी एक परिचित आपसे काफ़ी मिलती है। मुझे लगा कहीं आप उन्हीं की बेटी तो नहीं है। मैंने संभलते हुए बोला, जी मैं परी हूँ। मेरा नाम परी है, उसने शालीनता से कहा। ये मेरे लिए दूसरा झटका था, क्योंकि मैं वैशाली को अक्सर परी बोलता था। फिर मैं कुछ सोचने लगा। क्या हुआ? उसने कहा। कुछ नहीं, मैंने कहा। तुम दिल्ली में रहती हो? हाँ, मैं यहीं रहती हूँ और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ। मेरे पिता नहीं है, मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ। मेरी उत्सुकता को देखते हुए उसने अपने बारे में सब कुछ बता दिया। अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि हो ना हो ये वैशाली की ही बेटी है। आप चाहें तो मेरी माँ से मिल सकते हैं, उसने कहा। आज तो नहीं, मैं व्यस्त हूँ, कल मिलता हूँ। आप अपना पता दे दीजिए, मैं कल मिलने आता हूँ। और ऐसा कहकर मैं अपने होटल के लिए रवाना हो गया। मैं चाहता तो अभी उसकी माँ से मिल सकता था, लेकिन मेरे दिमाग में कई बातें चल रही थीं। बार बार यही लग रहा था कि यदि इस लड़की की माँ वैशाली हुई तो कैसे संभाल पाऊंगा अपने आप को। ये सोचते हुए मैं आज से 25 साल पहले के दिनों में पहुंच गया। उन दिनों में कॉलेज में पढ़ा करता था। मेरा एक दोस्त था, वैभव। मैं अक्सर उसके यहाँ जाया करता था। एक दिन मैं उसके यहाँ बैठा था कि मेरी निगाह सीढ़ियों पर पड़ी। देखा कोई नीचे आ रहा है। मेरी निगाह उसके पैरों पर टिक गई। इतने खूबसूरत पैर! जिसके पैर इतने खूबसूरत हैं, वो खुद कितना खूबसूरत होगा। अब मैं वैभव के घर जाने के बहाने ढूंढने लगा। मैं इसी आस में जाता था कि कभी तो उससे मुलाकात होगी, और एक दिन वो सौभाग्यशाली दिन आ ही गया। मैं वैभव के यहाँ गया। मैंने घंटी बजाई। दरवाज़ा एक खूबसूरत लड़की ने खोला। मैंने अपनी निगाहें पहले से ही नीचे कर रखी थी, क्योंकि मैं पैर देखकर पहचानना चाहता था कि ये वही लड़की है या कोई और है। ये वही लड़की थी जिसकी आस में मैं वैभव के यहाँ चक्कर काटा करता था। वैभव है? मैंने पूछा। जी, भैया तो नहीं है आप? मैं वैभव का दोस्त अमित हूँ। भैया तो कॉलेज गए हैं। अच्छा ठीक है, मैं भी कॉलेज ही जा रहा था। जी ठीक है। ऐसा कहकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। मुझे बड़ा गुस्सा आया। पानी तक का नहीं पूछा। सच तो यह है, उस जमाने में लड़कियां लड़कों से बात नहीं करती थी। खैर, मैंने अपने मन को समझाया कि इस बार ना सही, अगली बार जरूर पानी पिलाएगी, और वो अगली बार जल्दी ही आ गया। मुझे वैभव को कुछ नोट्स देने थे। मैंने सोचा चलो मैं ही दे आता हूँ, शायद इस बहाने उससे मुलाकात हो जाए। और ऐसा ही हुआ। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर आने को कहा। मैं सोफे पर बैठ गया। वो अंदर गई और पानी लेकर आई। मुझे पानी देते हुए वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, भैया बाथरूम में है। मुझे ऐसा लगा जैसे पता नहीं क्या मिल गया। थोड़ी देर में वो चाय भी ले आई। मुझे कप पकड़ाते हुए वो भी वहीं सोफे पर बैठ गई। उसे अपने सामने बैठा देखकर मैं हड़बड़ा गया। मैंने अपने भावों को छुपाने के लिए चाय पीनी शुरू कर दी। उसने पूछा, आप भैया के साथ पढ़ते हैं? जी हाँ, मैंने जवाब दिया। भैया अक्सर आपके बारे में बताते हैं कि आप पढ़ने में काफ़ी होशियार हैं। अब तक मैंने अपने आप को संभाल लिया था। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, वैभव भी पढ़ने में अच्छा है। आप अकेले रहते हैं रूम लेकर? हाँ, मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ। मेरा परिवार छोटे से कस्बे में रहता है।
वहाँ कॉलेज नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। अब तक मैं काफ़ी सहज हो गया था। इतने में वैभव भी आ गया। वैभव ने मेरा परिचय कराया। अमित, ये मेरी बहन वैशाली है। मैं और वैभव कॉलेज के लिए निकल लिए। मैंने पलटकर देखा तो वो मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कुराहट ने मेरे दिल में उम्मीद जगा दी थी। अब मेरा उद्देश्य उससे दोस्ती करना था। धीरे धीरे हमारी दोस्ती हो गई और एक दिन मैंने उससे बता दिया मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ। उसकी हाँ ने हमारी दोस्ती को प्यार में बदल दिया। बड़े खुशनुमा दिन निकल रहे थे। किस्मत मेरा साथ दे रही थी। मेरी डिग्री पूरी होते ही मुझे नौकरी मिल गई। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि मैं और वैशाली एक ही कास्ट के थे। इस वजह से हमारे घर वाले हमारे रिश्ते के लिए तैयार हो गए। इतनी सारी खुशियां एक साथ मिलता देख मैं डरने लगा था कि कहीं मेरी खुशियों को नजर न लग जाए। वैशाली की एक बहुत ही खास सहेली थी, शबनम। वैशाली हमेशा उसके साथ रहती थी। उन्हीं दिनों वैशाली के कॉलेज में वार्षिक उत्सव चल रहा था। वैशाली ने ड्रामे में भाग लिया था। उसमें वो एक मुस्लिम लड़की का रोल कर रही थी। एक दिन रिहर्सल के बाद वैशाली को शरारत सूझी। बोली, आज मैं बुर्का पहनकर घर जाऊंगी। शबनम और वैशाली दोनों एक साथ कॉलेज से निकलनी। वे दोनों कॉलेज से थोड़ी दूरी पर ही होंगी कि अचानक एक वैन आई और वैशाली को उसमें खींच लिया और वैन तेजी से चली गई। शबनम चिल्लाती रह गई, लेकिन उस सुनसान दोपहर में कोई नहीं सुन सका। शबनम बदहवास सी वैशाली के घर पहुंची। घर पर सारा हाल बताया। वैशाली के अपहरण की बात सुनकर सबके होश उड़ गए। समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा किसने किया और क्यों किया। सारा घर वैशाली को तलाशने में लग गया, लेकिन वैशाली का कोई पता नहीं चल रहा था। पुलिस भी ढूंढ रही थी। मेरा हाल बुरा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। महीने हो गए, साल निकल गया, लेकिन वैशाली का कुछ पता ना चला। धीरे धीरे हम लोगों ने वैशाली की आस छोड़ दी। मैंने दूसरे शहर में ट्रांसफ़र करवा लिया था, क्योंकि अब मेरा मन यहाँ नहीं लगता था। मैंने शादी न करने का फैसला ले लिया था। अब जिंदगी बोझ के समान हो गई थी। बस न जाने क्या सोचकर जिए जा रहा था। आज इस लड़की को देखकर ऐसा लगा जैसे वैशाली सामने खड़ी है। होटल के कमरे की घंटी बजी तो मैं अतीत से बाहर आ गया। मैं दूसरे दिन जल्दी तैयार होकर उस लड़की के दिए हुए पते पर पहुंच गया। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा उसी लड़की ने खोला। मुझे अंदर बैठने को कहा। मैं कुर्सी पर बैठ गया। लड़की बोली, मैं माँ को बुलाती हूँ। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। इतने में वो लड़की पानी लेकर आ गई। मैं एक ही सांस में सारा पानी पी गया। जैसे ही मैंने गिलास टेबल पर रखा था, उस लड़की की माँ ने मुझे हाथ जोड़कर नमस्ते कहा और मेरे सामने खड़ी हो गई। मैं भी खड़ा होकर नमस्ते कर ही रहा था कि मेरे हाथ जुड़े के जुड़े रह गए। सामने जो महिला थी वो वैशाली थी। वह मुझे बड़े ध्यान से देख रही थी। जैसे ही उसने मुझे पहचाना, वो मेरे सीने से लगकर रो पड़ी। जब वैशाली ने अपने आप को संभाल लिया, तब मैंने वैशाली से पूछा, तुम इतने सालों से कहाँ थी और उस दिन तुम्हारा किसने अपहरण कर लिया था? और ये तुम्हारी बेटी? वैशाली आंसू पोंछकर बोली, मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। उस दिन मैं और शबनम कॉलेज से लौट रहे थे कि अचानक से एक वैन आई और हमारे पास रुकी और उस वैन में बैठे लोगों ने मुझे अंदर खींच लिया। मैं जब तक कुछ समझ पाती तब तक वैन चल दी। शबनम भी समझ नहीं पाई कि ये सब क्या हो गया है और वो चिल्लाती रह गई। वैन मुझे लेकर तेजी से शहर के बाहर निकल गई। इस बीच उन लोगों ने मुझे बेहोश कर दिया, क्योंकि जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक हवेली नुमा पुराने घर में एक कमरे में पाया। मुझे कुर्सी पर बांधा गया था और मेरे चारों तरफ आदमी खड़े थे। एक आदमी उन लोगों को डांट रहा था। मुझे होश आ गया था, लेकिन मैं जानबूझकर आंखें बंद कर कर बेहोश होने का नाटक कर रही थी। मैं जानना चाह रही थी कि ये लोग कौन हैं और इन्होंने मेरा अपहरण क्यों किया। शायद वो आदमी जो इन लोगों को डांट रहा था इनका बॉस था। वो जोर से चिल्लाकर बोल रहा था, ये किसे उठा लाए? हमें उस मुस्लिम लड़की को उठाना था। ये उसकी हिंदू सहेली है। मैं इतना तो समझ गई कि ये हमारे बारे में सब जानते हैं और ये लोग मुझे नहीं, शबनम को उठाना चाहते थे। बुरके के चक्कर में ये लोग मुझे उठा लाए। तभी उनका बॉस बोला, सुनो, रात काफ़ी हो गई है। इस लड़की को लेकर जाओ और कहीं सुनसान में छोड़ देना। और हाँ,
ध्यान से, क्योंकि अब तक पुलिस चौकन्ना हो चुकी होगी और वो इस लड़की को ढूंढ रही होगी। वे लोग मुझे वापस वैन में ले गए, मुझे लेकर चल दिए। अब तक मैं आंखें बंद किए चुपचाप पड़ी रही। थोड़ी दूर ही वैन चली होगी कि उनमें से एक आदमी बोला, क्यों ना इस लड़की को अपने साथ ले चलते हैं। बॉस को क्या पता चलेगा कि हमने इस लड़की के साथ क्या किया। जब मन भर जाएगा तब जंगल में फेंक देंगे। दूसरा आदमी बोला, हाँ यार, है भी भला की खूबसूरत। क्यों नदीम, ठीक रहेगा ना। ये तीसरा आदमी था। वो बोला, लेकिन भाई ने तो इसे शहर के बाहर छोड़ने को बोला है, फिर ये सब करना ठीक है। अबे तू चुप कर, हम जो कह रहे हैं चुपचाप देख, वरना उतर जा गाड़ी से। और भाई को कुछ बोलना तो ठीक नहीं होगा। वो तीसरा आदमी, जिसका नाम नदीम था, चुप हो गया। और इधर मेरा डर के मारे बुरा हाल, कैसे अपने आप को बचाऊं। थोड़ी देर बाद इन लोगों ने वैन को रोक दिया। दोनों आदमी वैन से उतर गए और नदीम से बोले, सुन, इस लड़की का ध्यान रखना, हम आते हैं अभी थोड़ी देर से। मैंने धीरे से सिर ऊंचा करके देखा, सामने शराब की दुकान थी। मैं समझ गई ये लोग पीने गए हैं, लेकिन ये लोग मेरे पास नदीम को छोड़ गए थे। मैं भागना भी चाहूं तो कैसे भागूं। जैसे ही वे लोग दुकान के अंदर गए, नदीम मुझे हिलाने लगा। मैडम जी उठिए, मैडम जी उठिए, ये लोग बहुत खतरनाक हैं, आप उठिए, मैं आपको सुरक्षित यहाँ से निकाल ले जाऊंगा। मैंने जैसे ही ये सुना, मैंने आंखें खोल दी। नदीम बोला, आप घबराओ नहीं, मैं गलत आदमी नहीं हूँ, मैं आपको यहाँ से ले चलता हूँ, जल्दी करो, हमें भागना होगा। यहाँ पास से जंगल शुरू हो जाता है, एक बार हम जंगल पहुँच गए तो ये हमें नहीं पकड़ पाएंगे। उसकी बात पर विश्वास करने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। उसने मेरे हाथ खोले और हम जंगल की तरफ निकल गए। 2 दिन तक हम जंगल में भटकते रहे। तीसरे दिन हमें रास्ता दिखाई दिया और हम एक छोटे से कस्बे में पहुंच गए। मैडम जी, आज रात हम यहीं रुकते हैं, कल सुबह पास के शहर में मेरे रिश्तेदार रहते हैं, हम उनके यहाँ रुक जाएंगे और फिर आपको आपके शहर छोड़ देंगे। अब तक मुझे नदीम पर यकीन हो चला था। मुझे लगने लगा था कि नदीम मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। और हम नदीम के रिश्तेदार के यहाँ पहुँच गए। जब नदीम की मौसी ने हमें देखा तो बोली, ये लड़की तेरे साथ 4-5 दिन से घूम रही है, क्या इसके घर वाले इसे अपनाएंगे? फिर क्या करें? नदीम ने पूछा। एक काम कर, इसे यहीं छोड़ और इसके शहर जा, हालात ठीक हों तो इसे वहाँ छोड़ आना। अगले दिन नदीम मेरे शहर रवाना हो गया। मैं उसके लौटने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। 2 दिन बाद नदीम लौटा तो वो काफ़ी बुझा बुझा सा दिख रहा था। मैं दौड़कर नदीम के पास पहुंची। क्या बात है नदीम, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? वहाँ सब ठीक तो है ना? मैडम जी, आपके अपहरण के 3 दिन बाद आपके पिता का सदमे से इंतकाल हो गया और आपकी माँ भी गुमसुम सी हो गई हैं। आपके मोहल्ले वाले आपके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी वहाँ आपके बारे में बताने की। मैं बिना कुछ बताए वापस लौट आया। अब आप बताओ क्या करना है? मैं ये सब सुनकर धम्म से ज़मीन में बैठ गई। मुझे समझ आ रहा था अब उस शहर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। यदि मैं घर लौटती हूँ तो अपनी बदनामी सहन नहीं कर पाऊंगी। मेरे लिए घर लौटने के रास्ते बंद हो चुके थे। मैं उदास बैठी सोच रही थी कि अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। तुम्हें मेरे पास आना था वैशाली, मैं तुम्हें अपनाता, मैं तुम्हारी राह देख रहा था, अमित बोला। वैशाली खोई हुई सी बोली, जब मेरे घर वालों ने नहीं अपनाया तो तुम्हारे घर वाले मुझे कैसे अपनाते? तुम एक बार मेरे पास आती तो सही, अमित ने तड़फ कर कहा। अमित, मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। मेरे सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी थी। इन 4 दिनों में शरारती और चुलबुली वैशाली उदासी में डूबी हुई गंभीर युवती बन चुकी थी। फिर क्या हुआ? रात में नदीम की मौसी मेरे पास आई और मेरे सिर पर हाथ फेर कर बोली, बेटी, एक रास्ता है यदि तुम बुरा ना मानो। हालांकि हम लोग गरीब हैं, लेकिन तुम्हें पनाह दे सकते हैं। तुम नदीम से शादी कर लो। मैं जानती हूँ ये तुम्हारे लिए आसान नहीं है, कहाँ तुम कहाँ नदीम, क्योंकि ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है। तुम कहाँ जाओगी? इस दुनिया में अपने को बचाने के लिए सहारा चाहिए। नदीम बहुत अच्छा लड़का है। इतने दिनों में मैं ये तो समझ चुकी थी कि नदीम एक अच्छा इंसान है। मैंने मौसी को हाँ कह दिया और मौसी ने
मेरी और नदीम की शादी करा दी। शादी के बाद मैं और नदीम दिल्ली आ गए। यहाँ पर नदीम फलों का ठेला लगाने लगा। सालों पुराना नदीम के दादाजी का एक टूटा फूटा छोटा सा कमरा चांदनी चौक के पास था। हम उसमें रहने लगे। नदीम के फलों की दुकान पर आसपास के काफ़ी लोग आते थे। नदीम ने उन लोगों से बात करके मेरे लिए प्राइवेट स्कूल में नौकरी की व्यवस्था करा दी और हमारी ज़िंदगी सलीके से चलने लगी। 2 साल बाद परी का जन्म हुआ। नदीम बहुत खुश था। जब परी 3 महीने की हुई तो नदीम उसके लिए खिलौने और कपड़े लेकर आ रहा था कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और उसने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैं पागल हो गई। मेरी दुनिया एक बार फिर उजड़ गई। नदीम की मौसी मेरे पास आकर रहने लगी। हम तीनों एक रंगहीन जिंदगी जीने लगे। कुछ दिनों बाद नदीम की मौसी भी चल बसी। अब मैं और परी अकेले रह गए। मैंने धीरे धीरे आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। स्कूल और ट्यूशन से मेरा और परी का गुजारा होने लगा। कॉलेज की पढ़ाई के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी तो परी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी। बस अब तो एक ही मकसद है ज़िंदगी का, परी को पढ़ा लिखा कर उसे अपने पैरों पर खड़ा करना। परी, एक गिलास पानी पिलाओगी? अमित ने बोला तो वैशाली अतीत से वर्तमान में आ गई। अरे, मैं अपने बारे में बताते बताते भूल ही गई कि कितनी देर हो चुकी है। परी, अंकल के लिए पकौड़े और चाय बना लो। अंकल को बेसन के पकौड़े बहुत पसंद हैं। तुम्हें अभी तक याद है कि मुझे पकौड़े पसंद हैं? अमित बोला, मुझे तुम्हारी हर बात याद है। तुम मेरा प्यार थे। अपने प्यार को कोई कभी नहीं भूलता। उसकी हर बात याद रहती है। अरे हाँ अमित, अपने बारे में तो बताओ। तुम्हारा परिवार कहाँ है? कितने बच्चे हैं? और वहीं रहते हो या किसी दूसरे शहर में? मैं बोलने ही वाला था कि परी गरम गरम पकौड़े लेकर आ गई। बैठो परी, तुम भी लो। जी अंकल, परी ने कहा। परी, मुझे अंकल मत बुलाओ, मैं तुम्हारा पापा हूँ। ये सुनते ही परी और वैशाली चौंक कर मुझे देखने लगे। हाँ वैशाली, तुम्हारे जाने के बाद घरवाले मेरे बहुत पीछे पड़े, लेकिन मैंने उन्हें शादी के लिए मना कर दिया और दूसरे शहर में ट्रांसफ़र करवा लिया, क्योंकि इस शहर में तुम्हारी यादें थीं जिनके बीच रहना मुश्किल हो रहा था। मैं ऑफिस के काम से दिल्ली आया था। यहाँ पर मैंने परी को देखा। परी को देखते ही मुझे ऐसा लगा कि ये तुम्हारी बेटी है और मुझसे रहा नहीं गया। मैंने तुम्हारे बारे में जानने के लिए परी से तुम्हारा पता पूछा। मेरा अंदाज़ा सही निकला और मुझे तुम लोग मिल गए। परी, पैकिंग शुरू कर दो, कल हम अपने शहर चलेंगे। परी ये सुनते ही मेरे सीने से लग गई और मैंने वैशाली को भी अपने करीब खींचकर गले लगा लिया। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।